अस्सलामुअलैकुम। आज हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में से एक टॉपिक जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एमडी कैट के लिए स्पेसिफाई किया है उस पे बात करेंगे। और टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी और उसके जो कंपोनेंट्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उस पर बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी वो क्या है, हम कहते सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और आप इसको सिंपली बोल देंगे क्या, यानी CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और प्यारे बच्चों, इसके हवाले से बात कीजिए तो हम कहते सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स हैं। आप बता दीजिए कौन कौन से। जाहिर बात है जो सेंटर के अंदर आते, हम एक तो बात करेंगे ब्रेन की और दूसरी बात करेंगे किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं कि नहीं? इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, तो ज़ाहिरी बात है इनकी प्रोटेक्शन भी तो होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्शन है इसकी बात करते हैं। और प्रोटेक्शन के हवाले से बात कीजिए, ये 3 कंपोनेंट्स के हवाले से ज़िक्र करेंगे। एक कंपोनेंट प्यारे बच्चों ये है, दूसरा फिर इस यहाँ पर बात करेंगे और तीसरी कंपोनेंट ये। आप देख लीजिए, हम कहते ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड में कुछ मेनिंजेस होती हैं, बोलिए तो कुछ मेम्ब्रेन्स हैं, कुछ कवरिंग होती हैं और उन कवरिंग्स को हम मेनिंजेस कहते। याद रखिए, मेनिंजेस का मतलब ही क्या, कवरिंग को कहते हैं, मेम्ब्रेन को कहते हैं। और इन मेनिंजेस के हवाले से बात कीजिए, वो जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं, वो जो 3 कवरिंग्स हैं, उनमें से कौन कौन सी इसमें शामिल, हम 3 तरह का जिक्र करते। एक को प्यारे बच्चों कहते क्या, ड्यूरा मैटर। फिर हम जिक्र करेंगे अरेक्नॉइड मैटर और लास्ट में हम बात करेंगे पिया मैटर। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो याद रखिए कि ड्यूरा मैटर को ड्यूरा मैटर क्यों कहते। याद रखिए, ड्यूरा की एटमोलॉजी हार्ड है, टफ को बोलते हैं, चूँकि बहुत थिक टफ होती है इसीलिए ड्यूरा कहते। और मैटर की वैसे एटमोलॉजी मदर है, यानी एटमोलॉजी मतलब यही है कि हार्ड मदर या टफ मदर। जैसे कुछ सख्त वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों को गर्मी सर्दी से बचा रहे होते हैं, यानी प्रोटेक्ट कर रहे होते, इसी तरह से ये भी टफ मदर के तौर पे एक्ट करती हैं, यानी ये आउटर हार्ड टफ थिक लेयर होती है और ये बिल्कुल क्रेनियम के नीचे होती है। यानी अगर आप बाहर की तरफ से आइए तो ब्रेन के जो आउटर मोस्ट कह लीजिए मेम्ब्रेन्स में से सबसे बाहर की जानिब कौन सी मिलेगी, ड्यूरा मैटर। ये बहुत टफ होती है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। फिर जो मिडल लेयर है वो अरेक्नॉइड मैटर है। अरेक्नॉइड क्यों कहते, और भी तो बहुत सारे नाम थे, XYZ कुछ और भी कह सकते थे, लेकिन याद रखिए अरेक्नॉइड, अरेक्ना स्पाइडर को कहते, ऑइड लाइक को कहते। तो स्पाइडर लाइक यानी इसकी कोई वेब लाइक अपीयरेंस होती है, जाल की तरह की अपीयरेंस होती है, इसीलिए अरेक्नॉइड मैटर कहते। अब पिया मैटर की बात कीजिए तो याद रखिए पिया थिन को कहते, पतली को कहते, मैटर मदर को, यानी थिन मदर। बेहतर ये है आप बोल दीजिए काइंड मदर, चूँकि ये थिन लेयर होती है और ये बिल्कुल नर्व टिश्यू के साथ में होती है। तो प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते, पिया मैटर। चूँकि थिन होती है, पिया कहते थिन को, काइंड को कहते, टेंडर को कहते। तो प्यारे बच्चों, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन मेनिंजेस में से ड्यूरा मैटर, मिडल अरेक्नॉइड मैटर
और इनर मोस्ट की बात की जाए तो पिया मैटर होती है। अब अरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या कहते? हम कहते ये आपको ब्रेन के अंदर भी मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मिलेगा, इसीलिए तो नाम रखा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यानी एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में है। ब्रेन के अंदर जो कैविटीज़ होती हैं, ब्रेन भी होलो होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी होलो है, खाली होती हैं अंदर से। और ब्रेन के अंदर वो जो होलोनेस है या वो जो कैविटीज़ हैं, उनके हवाले से बात की जाए तो ब्रेन के अंदर जो कैविटीज़ हैं वो 4 हैं और उन्हें वेंट्रिकल्स कहते। याद रखिए, वेंट्रिकल की एटमोलॉजी एब्डोमेन है, तो हम कहते पेट की तरह, एब्डोमेन की तरह की कैविटीज़ हैं, तो इसीलिए प्यारे बच्चों बोल दीजिए क्या? वेंट्रिकल्स। और स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में जो कैविटी है उसे सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक फ्लूइड फ्लो करता है, उसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते। सेरिब्रो ब्रेन को कहते, चूँकि ब्रेन के अंदर भी है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी है, इसीलिए इसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते। और इसकी केमिकल कंपोजिशन इज जस्ट लाइक ब्लड प्लाज्मा। जैसे ब्लड प्लाज्मा होता वैसे ही इसकी केमिकल कंपोजिशन। ब्लड प्लाज्मा की पीएच आपको मालूम कितनी? हम कहते हैं 7.3 7.4 होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की जो पीएच है वो क्या, तो जाहिर बात है इट इज जस्ट लाइक ब्लड प्लाज्मा। तो जैसी उसकी पीएच होगी वैसी ही सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की पीएच, यानी 7.3 7.4। और आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर अराउंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज, हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। ये एंडोस्केलेटन कैसे हो गया, अब इस पे बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, हम कहते क्रेनियम, तो क्रेनियम इज अ पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन। फिर ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो आप बताइए वर्टिब्रल कॉलम किसका पार्ट है? तो हम कहते वर्टिब्रल कॉलम ये तो पार्ट होता है किसका? एंडोस्केलेटन का। तो प्यारे बच्चों, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड ब्रेन इज, हम कहते आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज एंडोस्केलेटन। तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर अराउंड सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एंडोस्केलेटन। स्केलेटल की जगह पर स्केलेटन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, फिर इसी तरह से स्पेसिफिक अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, तो आप क्रेनियम कह देंगे एंडोस्केलेटन में से। और आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर अराउंड स्पाइनल कॉर्ड इज वर्टिब्रल कॉलम। तो प्यारे बच्चों, ये तो प्रोटेक्शन के हवाले से बात थी। आइए अब धीरे धीरे ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करें ब्रेन के हवाले से। यहाँ पर आपके सर लिख रहे क्या? ब्रेन। आप बताइए ब्रेन के कितने पार्ट्स होते? तो हम कहते ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। ब्रेन के पार्ट्स के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते क्या? फोर ब्रेन। और एक को फिर हम लोग बोलते हैं क्या? मिड ब्रेन। और एक ब्रेन का जो पार्ट है उसे कह देंगे क्या? हाइंड ब्रेन। तो प्यारे बच्चों, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन अगर इनमें से पूछ लिया जाए तो हम कहेंगे 4। 4 वैसे फ्रंट को कहते, मिड मिडल को कहते, हाइंड बैक को कहते। तो जो बैक पर होगा वो हाइंड ब्रेन है, जो फ्रंट पे उसे 4 ब्रेन बोल दीजिए। तो प्यारे बच्चों, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज 4 ब्रेन। लेकिन रिड्यूस्ड इन ह्यूमन
हम कहेंगे मिड ब्रेन। फिर इस फोर ब्रेन के हवाले से बात कीजिए, इसके फर्दर कुछ पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक तो इसका प्यारे बच्चों जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, उसे कहते सेरिबरम। सेरिबरम के बाद फिर हम लोग जिक्र करेंगे किसका? लिम्बिक सिस्टम का। लिम्बिक सिस्टम के बाद फिर बात करेंगे किसकी? थैलामस की बात करेंगे, और फिर धीरे धीरे बकिया बातें। अब आ जाइए, सबसे पहले सेरिब्रम की बात करते। याद रखिए, सेरिब्रो ब्रेन को कहते हैं। चूंकि ये ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट है, तो उन्होंने कहा कि ब्रेन तुम ही तो हो, यानी सेरिब्रम नाम रख दिया। सेरिब्रम का मतलब ही ब्रेन है। तो हम कहते, अगर इस तरह से कंपोनेंट्स पार्ट्स दिए गए हों, तो हम बोलेंगे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज, तो हम कह देंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। और सेरिब्रम के फर्दर कुछ पार्ट्स हैं, उनके हवाले से अगर आप बात कीजिए तो वो कौन कौन से, ये देख लीजिए प्यारे बच्चों। जो पार्ट फ्रंट पे होगा उसे हम लोग बोल देंगे फ्रंटल लोब बोल देंगे। फिर ऐसे ही जो पार्ट बैक पर होगा उसे हम लोग बोलते हैं ओसिपिटल। वैसे ओसिपिटल की एटमोलॉजी आपको मालूम? हम कहते आईज के साथ, तो चूंकि विजन के साथ एसोसिएशन, तो उसे ओसिपिटल लोब कहते। फिर प्यारे बच्चों एक पार्ट है, उसे पेराइटल लोब कहते। पेराइटल की एटमोलॉजी वॉल है, दीवार है, तो एक दीवार की मानित इस तरफ भी और उस तरफ भी पार्ट होता है, पेराइटल कहते। फिर एक पार्ट है, लोब है, उसे क्या कहते? टेम्पोरल लोब। याद रखिए, टेम्पोरल की एटमोलॉजी ईयर है, तो चूंकि ये नियर टू ईयर होता है, इसीलिए इसे क्या कहते? टेम्पोरल लोब। और सेरिब्रम की बात कीजिए, जो कि एक सफियर की सूरत में है, तो प्यारे बच्चों अगर मैं थोड़ा सा ऊपर से अगर आपको दिखा दूं, तो ये कुछ इस तरह से होता है, और फिर इसके अंदर आपको बेतहाशा इस तरह से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं आपको इसके अंदर। और प्यारे बच्चों ये जो पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं हेमीस्फीयर्स। जाहिर बात है, स्फीयर का जो हाफ होता है उसे क्या बोलेंगे? उसे हेमीस्फीयर बोल देंगे। स्फीयर का जो हाफ होगा उसे हम लोग बोलते हैं क्या? हेमीस्फीयर। और प्यारे बच्चों ये जो दोनों हेमीस्फीयर, यानी एक राइट हेमीस्फीयर, एक लेफ्ट हेमीस्फीयर, तो राइट हेमीस्फीयर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हेमीस्फीयर राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। और इन दोनों हेमीस्फीयर्स के बीच में ये जो लिंकिंग स्ट्रक्चर है, इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों इन हेमीस्फीयर्स की जो एसोसिएशन है और इनका जो आपस में लिंकेज है, वो किसके थ्रू होता है? हम कहते हैं वो एक्सोन्स के थ्रू होता है इन दोनों के बीच में। और ये जो सेंटर में आपको बॉडी दिखाई दे रही, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इस बॉडी को हम कहते कॉर्पस कैलोसम। आप बता दीजिए, कॉर्पस ल्यूटियम आपने पढ़ा, तो कॉर्पस को कॉर्पस क्यों कहते? कॉर्पस की एटमोलॉजी बॉडी है, और कैलोसम बोलिए तो क्या? कैलोसम हार्ड को कहते। तो चूंकि हार्ड बॉडी होती है, इसीलिए हम इसे कहते क्या? कॉर्पस कैलोसम कहते। प्यारे बच्चों अब सेरिब्रम इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। इसके फंक्शंस के हवाले से बात कीजिए तो हम लोग बोलते सब्जेक्टिव इंप्रेशन टू लाइट वेव्स इज गिवन बाय सेरिब्रम। ये जो मैं आपको देख रहा, तो प्यारे बच्चों आप तो मेरी आंखों में नहीं आ रहे, बल्कि आपसे लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज में आ रही है। तो उन लाइट वेव्स को इम्प्रेशन की सूरत में, उन वेव्स को सब्जेक्ट की सूरत में जो मुझे दिखा रहा, वो सेरिब्रम है। यानी सब्जेक्टिव इम्प्रेशन टू साउंड
टू लाइट वेव्स इज गिवन बाय सेरिबरम। फिर प्यारे बच्चों ऐसे ही ये जो मेरी आवाज़ आपकी समाअतों तक पहुंच रही, ये क्या है? ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन ही तो है। तो ये जो साउंड वेव्स हैं कंप्रेशन रेयरफेक्शन की सूरत में, इसको सब्जेक्ट की सूरत में जो आपको सुनवा रहा वो सेरिबरम है। तो हम कहते सब्जेक्टिव इंप्रेशन टू साउंड वेव्स इज गिवन बाय cerebrum. Subjective impression to light waves is given by सेरिबरम। इसीलिए तो प्यारे बच्चों इसके अंदर कुछ एरियाज होते हैं, जैसे ऑडिटरी एरिया होता है, फिर विजुअल एरियाज के हवाले से बात करते हैं, यानी ये बेसिकली इनके पास कुछ फंक्शनल एरियाज होते हैं। सुन लीजिए, अब उन फंक्शनल एरियाज की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर आप इन फंक्शनल एरियाज की बात कीजिए तो इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, यानी कैसे हम कहते इन एरियाज के अंदर सब एरियाज, और वो जो सब एरियाज हैं वो कौन कौन से, उसके 3 पार्ट्स हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्या, सेंसरी एरिया, और फिर प्यारे बच्चों एरियाज होते हैं एसोसिएटिव एरिया, फिर आखिर में मोटर एरिया के हवाले से बात करते हैं। यानी ये जो लोब्स हैं, यानी पहले तो बता रहा हूँ कि एक स्फीयर की सूरत में सेरिबरम, फिर प्यारे बच्चों वो हेमीस्फीयर्स, फिर हर हेमीस्फीयर्स के पार्ट हैं, फ्रंटल लोब होता है, ओसिपिटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, फिर हर लोब के अंदर कुछ फंक्शनल एरियाज होते हैं। उन फंक्शनल, फॉर एग्जांपल ऑडिटरी फंक्शनल एरिया है जो ऑडियो के हवाले से है, फिर विजुअल फंक्शनल एरिया है जो विजन के हवाले से बताता है। तो हर फंक्शनल एरिया के अंदर सब एरियाज, और वो कौन से, 3 सब एरियाज, सेंसरी, एसोसिएटिव, मोटर। अब आपको मालूम होगा कि सेंसरी सब एरिया का क्या फंक्शन, हम कहते दिस एरिया रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम होल बॉडी, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, वो जो स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन आती है, वो सेंसरी एरिया रिसीव करता है। फिर इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ एसोसिएटिव एरिया। फिर प्यारे बच्चों हम कहते मैनेजिंग द प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, जो स्टिमुलस की वजह से है, तो मैनेजिंग द प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी इज बिकॉज ऑफ मोटर एरियाज। अब ये फंक्शंस के हवाले से बता रहा हूं आपको कि सब्जेक्टिव इंप्रेशन टू लाइट वेव्स इज गिवन बाय सेरिबरम। फिर ऐसे ही प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव इंप्रेशन टू साउंड वेव्स इज गिवन बाय सेरिबरम। फिर रीजनिंग is because of cerebrum, judgment is because of cerebrum, thinking is because of cerebrum, dreaming, जो आप ख्वाब देखते हैं वो किसकी वजह से, वो भी सेरिब्रम की वजह से। तो प्यारे बच्चों ये तो सेरिब्रम के हवाले से बात बता दी। अब आइए पहले हम बात करें थैलामस की। याद रखिए थैलामस की एटमोलॉजी ओवल शेप्ड है, एग शेप्ड है। तो चूंकि ये ओवल शेप्ड पार्ट होता है इसीलिए इसे क्या बोलते, थैलामस बोलते। सेरिब्रम के बिलो होता है थैलामस। अब थैलामस को हम कहते मेजर रिले सेंटर। आप बताइए रिले क्या होता है? हम कहते फ्रेश सप्लाई ऑफ एनीथिंग इज नोन एज रिले। तो इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है ये उसको हायर ब्रेन सेंटर की तरफ सप्लाई कर रहा होता है, लिम्बिक सिस्टम की तरफ, सेरिब्रम की तरफ ये सप्लाई करेगा। इसीलिए तो कहते हैं रिले सेंटर, यानी सप्लाइंग पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। इंफॉर्मेशन आती है,
आगे सप्लाई कर देगा। जैसे विजुअल पाथवे से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको हायर ब्रेन सेंटर सेरिब्रम की तरफ सप्लाई करता है, फिर सेरिब्रम उसको सब्जेक्टिव इंप्रेशन देगा। साउंड वेव्स जो आती हैं उसको हायर ब्रेन सेंटर की तरफ सेरिब्रम की तरफ सप्लाई करेगा, वो उसको सब्जेक्टिव इंप्रेशन देगा। फिर स्किन से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, विद इन बॉडी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है उसको हायर ब्रेन सेंटर की तरफ सप्लाई करता है। तो हम कहते हैं ये मेजर रिले सेंटर है। अगरचे मिड ब्रेन भी रिले का फंक्शन करता है, लेकिन मेजर रिले सेंटर इज थैलेमस। अब लिम्बिक सिस्टम की बात करेंगे। याद रखिए लिम्बिक की एटमोलॉजी बॉर्डर है, सेपरेटिंग लाइन है। आप कह लीजिए सेरिब्रम और थैलेमस के बीच में। इस लिम्बिक सिस्टम के बेसिकली फर्दर जो कुछ पार्ट्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे। लिम्बिक सिस्टम के जो फर्दर पार्ट्स हैं हम कहते हैं वो 3 पार्ट्स हैं। आसान सी बात है, जो थैलेमस के नीचे होगा आप उसको बोल दीजिए हाइपोथैलेमस। वैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, हाइपो लो को बिलो को कहते, थैलेमस थैलेमस को कहते। फिर एक पार्ट होता है उसे कहते एमाग्डाला। आपके मन में आएगा कि सर कोई और नाम भी तो हो सकता था। याद रखिए एमाग्डाला की एटमोलॉजी है ऑलमर्ड। ये चूंकि बादाम की सूरत में होता है, इसकी शेप ऑलमर्ड की तरह की होती है, इसीलिए से क्या कहते एमाग्डाला। और इसी बादाम की वजह से फंक्शंस याद करना आसान हो जाएंगे। फिर प्यारे बच्चों एक और पार्ट है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, हिप्पोकैम्पस। अब आइए बारी बारी बात करते। हाइपोथैलेमस की बात कीजिए तो हम कहते ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। मेजर इसीलिए कि ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। तो लिंकिंग स्ट्रक्चर बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इज हाइपोथैलेमस। तो प्यारे बच्चों वो जो थर्स्ट है is because of hypothalamus. Controlling hunger is because of hypothalamus. Maintaining water balance in body is because of hypothalamus. Sleep wake cycle is because of hypothalamus. और sleep wake cycle क्या है, ये डायर्नल रिदम्स हैं। तो प्यारे बच्चों डायर्नल रिदम इज बिकॉज ऑफ hypothalamus. Menstrual cycle is controlled by hypothalamus. वैसे तो anterior pituitary और anterior pituitary is under control of hypothalamus. तो एक दफा फिर सुन लीजिए, हम कहते major coordinating center is hypothalamus. Link between nervous and chemical coordination is hypothalamus. Hunger, thirst, water balance, sleep wake cycle, menstrual cycle is because of hypothalamus. तो हमारे जो बेसिक इमोशंस हैं अब उनके हवाले से आ जाइए। एमाग्डाला, एमाग्डाला की एटमोलॉजी ऑलमर्ड है। ये बादाम की सूरत में होता है, शेप कुछ ऐसी, इसीलिए तो नाम रखा है क्या, एमाग्डाला। और जब बादाम की बात हो तो आपके मन में क्या आए, यानी अगर आपके अब्बा जान आज बादाम लेकर आए घर में, ये बचपन की बात हो, तो फिर क्या, प्लेजर। और फिर इस बात का फियर कि कहीं छोटा भाई ही ना सारे खा जाए, तो फियर। फिर अगर खा गया तो फिर पनिशमेंट, उसको मारना। फिर एंगर, गुस्सा करना। यानी मैं बादाम के साथ एसोसिएट कर रहा हूं कि किसी बहाने से आपको याद हो जाए। तो प्यारे बच्चों प्लेजर इज बिकॉज ऑफ एमाग्डाला, रेज, गुस्सा, एंगर इज बिकॉज ऑफ एमाग्डाला। फिर ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए ट्रंक्वालिटी यानी पीसफुल स्टेट इज बिकॉज ऑफ एमाग्डाला। सेक्सुअल अरोजल is associated with amygdala. Love is associated with amygdala. आप बताइए, जैसे एक MCQ पूछा गया कि लव इज बिकॉज ऑफ,
तो प्यारे बच्चों, आपने उसको हार्ट के साथ एसोसिएट नहीं करना, आपने उसको टंग के साथ एसोसिएट नहीं करना, आपने उसको एसोसिएट करना है किसके साथ? क्योंकि ये जो बेसिक इमोशंस हैं इनकी एसोसिएशन ब्रेन के साथ है। ये एमसीक्यू पूछा गया, अगरचे उसमें एमग डला तो ना था लेकिन ऑप्शन में ब्रेन था, तो वो ब्रेन आंसर होगा, हार्ट आंसर नहीं होगा। हार्ट बेचारा ये तो बच्चा है जी, यानी इसका काम क्या है? इसका काम तो ब्लड को पंप करना है। अब आ जाइए हिप्पोकैम्पस की बात करते। हिप्पो सी को कहते, कैंपस मॉन्स्टर क्रिएचर को कहते, तो सी क्रिएचर इज हिप्पोकैम्पस। और हिप्पोकैम्पस के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते लर्निंग इज बिकॉज ऑफ हिप्पोकैम्पस, जैसे कैंपसेस के अंदर होती है, लर्निंग इज बिकॉज ऑफ हिप्पोकैम्पस। एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी पहले तो सारी मेमोरीज शॉर्ट टर्म ही होती है, फिर धीरे धीरे वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी इज बिकॉज ऑफ हिप्पोकैम्पस। आपने बचपन में जो थर्स्टी क्रो याद किया था वो आपको अभी भी याद है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट हो गया। वो जो आपने ABC को याद किया था वो आपको अभी भी याद है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो सारे कंपोनेंट्स आपको बता दिए ये तो फोर ब्रेन के पार्ट थे। अब आइए मिड ब्रेन की बात करते। हम कहते ये भी रिले के तौर पे एक्ट करेगा, यानी इंफॉर्मेशन को हायर ब्रेन सेंटर की तरफ सप्लाई करता है, और बेसिकली मिड में है तो ये लिंकिंग स्ट्रक्चर है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, मिड में है। फिर प्यारे बच्चों हम लोग बोलते रेटिकुलेट फॉर्मेशन। रेटिकुलम किसे कहते? जैसे आप पढ़ते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ऐसे ही आपने लीव्स के अंदर जो वेन्स की अरेंजमेंट को पढ़ा है कि रेटिकुलेट वीनेशन। तो रेटिकुलम क्या होता है? ये नेटवर्क को कहते, तो जाल की तरह की अपीयरेंस। तो हम कहते रेटिकुलेट फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद मिड ब्रेन, रिड्यूस्ड इन ह्यूमन मिड ब्रेन। फिर प्यारे बच्चों हम लोग कहते कि रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज इज बिकॉज ऑफ मिड ब्रेन, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज इज बिकॉज ऑफ मिड ब्रेन। फिर ऐसे ही हम लोग बात करते कि स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ मिड ब्रेन। ये जो अभी आप टॉपिक को पढ़ने के लिए बैठे हैं, अगर आप गौर कीजिए आपके इर्द गिर्द कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन जब आप टॉपिक में महव होते हैं तो ये मिड ब्रेन उस पर फोकस जब आपको करवा रहा होगा, तो प्यारे बच्चों जो इधर उधर की आवाज़ें हैं उनको जो स्क्रीन करेगा वो कौन है? मिड ब्रेन। तो रिड्यूस्ड इन ह्यूमन मिड ब्रेन, रेटिकुलेट फॉर्मेशन मिड ब्रेन, स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मिड ब्रेन। फिर ऐसे ही रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज इज बिकॉज ऑफ मिड ब्रेन। अब आइए बात करते हैं किसकी? हाइंड ब्रेन की। जो सबसे लोएस्ट और बैक पे जो पार्ट है वो हाइंड ब्रेन। आइए हम बात करेंगे किसकी? हाइंड ब्रेन की। हाइंड वैसे बैक को कहते। अब प्यारे बच्चों हाइंड ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आपके सर यहां पर लिख रहे क्या? सेरिबलम। फिर एक पार्ट है उसे हम लोग कहते क्या? पोन्स। फिर बात करेंगे किसकी? मेडला ओब्लोंगेटा। अब बारी बारी इन सभी के जो फंक्शंस हैं वो देख लीजिए। याद रखिए सेरिबलो कहती ब्रेन को, तो हम कहते लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिबरम। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज हम कहेंगे सेरिबलम। सेरिबलो ब्रेन को ही कहते, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन उसको ब्रेन कहा, उन्होंने अपनी ज़बान में कहा, यानी सेरिबलम। तो प्यारे बच्चों अब इसके जो फंक्शंस हैं वो देख लीजिए। हम कहते बेस्ट डेवलप्ड इन बर्ड्स,
वो सेरिबेलम। और प्यारे बच्चों हम कहते एक्विलिब्रियम यानी बैलेंसिंग ऑफ बॉडी इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। आप बर्ड्स को देखिए, पंछियों को देखिए बेटे, ये उड़ते हैं और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं। फिर बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। फिर लर्निंग फॉर बिहेवियर, बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन वो सेरिबेलम की वजह से। तो लर्निंग फॉर बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। अब आइए बात करें पोन्स की। पोन्स की एटमोलॉजी ब्रिज है। ब्रिज क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही हो उसे ब्रिज कहते। लिंकिंग स्ट्रक्चर जो मिडला ओब्लोंगेटा को सेरिबेलम से मिला दे उसे क्या बोलेंगे? पोन्स कहते। पोन्स की एटमोलॉजी ब्रिज है। तो हम कहते ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। प्यारे बच्चों जब सो रहे होते हैं तो सोते हुए एक सोने और जागने के बीच वाली स्टेट आती है ना, उसे कहते ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। तो प्यारे बच्चों वो जो स्टेट है उसे कंट्रोल करता है कौन? पोन्स। और फिर पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग का पैटर्न क्या होगा, इसे जो कंट्रोल करता है वो कौन? पोन्स। अब आइए मिडला ओब्लोंगेटा की बात करें। मिडला सेंट्रल को कहते, ओब्लोंग इलोंगेटेड को कहते। फिर यही पार्ट इलोंगेटेड होकर स्पाइनल कॉर्ड बना रहा होगा। तो प्यारे बच्चों हम कहते स्पाइनल कॉर्ड और रिमेनिंग ब्रेन के बीच में ब्रेन का जो पार्ट इन दोनों को लिंक करता उसे मिडला ओब्लोंगेटा कहते, क्योंकि यही तो है जो ओब्लोंग होकर स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन करती है। अब वो जो इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज हैं उन्हें कंट्रोल करता कौन? मिडला ओब्लोंगेटा। जैसे ब्रीदिंग के अंदर जो इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज हैं तो ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय मिडला ओब्लोंगेटा। स्वेलविंग इज कंट्रोल्ड बाय मिडला ओब्लोंगेटा। हार्ट बीट इज बिकॉज ऑफ मिडला ओब्लोंगेटा। ब्लड प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय मिडला ओब्लोंगेटा। अब प्यारे बच्चों पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक टर्मिनोलॉजी का जिक्र किया और उसे कहते ब्रेन स्टेम। अब जरा देखिए यानी स्टॉक कौन सी है, ब्रेन की जो स्टॉक है वो कौन सी है, स्टेम कौन सी है? तो प्यारे बच्चों आप मिड ब्रेन, मिडला ओब्लोंगेटा और पोन्स, आप देखिए ये तीनों मिलकर एक स्टॉक की तरह की, एक स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर बनाती और इसके ऊपर पूरा ब्रेन होता है। यानी एक स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर और बकिया पूरा ब्रेन उसके ऊपर। चूंकि मिड ब्रेन, मिडला ओब्लोंगेटा और पोन्स ये मिलकर एक स्टेम की तरह, स्टॉक की तरह का स्ट्रक्चर बनाती, इसीलिए इसे ब्रेन स्टेम कहते। अगर आपको ये तीन ऑप्शंस देकर कोई एक और ऑप्शन दी जाए और आपसे पूछे कि ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन स्टेम एक्सेप्ट, तो जाहिर बात है मिड ब्रेन तो शामिल है उसमें, मिडला ओब्लोंगेटा तो शामिल है उसके अंदर, पोन्स उसके अंदर शामिल है, इसके सिवा कोई भी होगा तो आप उसको आंसर कर दीजिएगा। तो ये तो सारी बातें ब्रेन के हवाले से थी। आइए अब हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की। सबसे पहले तो आपके मन में आता होगा कि सर स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड क्यों कहते? याद रखिए कॉर्ड रॉड को कहते और स्पाइन क्यों कहते? चूंकि इसमें से ऐसे महसूस होता है कि स्पाइक्स, कांटे निकल रहे, तो चूंकि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और महसूस यूं होता है इसमें से स्पाइक्स निकल रहे, कांटे निकल रहे, तो इसलिए इसे कहते क्या? स्पाइनल कॉर्ड। प्यारे बच्चों स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? पहली बात तो ये है
आपके ब्रेन और बकिया बॉडी के बीच में वो जो लिंक कर रहा वो कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। यानी पूरी बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल ब्रेन की तरफ आ रही वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू है। ये पाथवे के तौर पे एक्ट करता है, यानी और ब्रेन से कुछ इन्फॉर्मेशन जो बॉडी की तरफ जा रही वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो यानी पूरी बॉडी को जो आपके ब्रेन से लिंक करता है वो कौन है? वो स्पाइनल कॉर्ड है। और बेसिकली ये मिडल्ला ओब्लोंगेटा ओब्लोंग होकर इलोंगेटेड होकर ये बना रहा क्या? स्पाइनल कॉर्ड। तो प्यारे बच्चों, दूसरी बात स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से जो बता रहा हूँ आपको कि ये रिफ्लेक्स सेंटर के तौर पे एक्ट करता है। ज़्यादातर आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं उन्हें कंट्रोल करता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। तो मुझे आपसे पूछना कि रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज इज बिकॉज ऑफ, अभी तो आपने पढ़ा ये मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि रिफ्लेक्स सेंटर इज स्पाइनल कॉर्ड। आप बता दीजिए कि व्हाट इज रिफ्लेक्स? हम कहते ऑटोमेटिक प्री प्लान्ड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी इज नॉन एज रिफ्लेक्स। तो ये जो इन ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करे वो स्पाइनल कॉर्ड है। इसीलिए तो कहते कि रिफ्लेक्स सेंटर इज स्पाइनल कॉर्ड। तो प्यारे बच्चों, अगर आप गौर कीजिए कि मैं अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड की जो एनाटॉमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ और बिलफर्ज गलत ये स्पाइनल कॉर्ड है और मैं इसको ऐसे क्रॉस कर दूं, जो सेक्शन आपके सामने आए उसे बोलेंगे क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ज़रा देखिए, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो इसका बैक वाला जो पोर्शन है आप इसको बोल दीजिए डोर्सल साइड है, और ये जो फ्रंट पे है उसे क्या बोलोगे? वेंट्रल साइड है। अब मैं अगर ऐसे आपको दिखा दूं, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, तो ये जो अपर वाला दिखाई दे रहा है ये कौन सा होगा? डोर्सल। और लोअर वाला वेंट्रल होगा। अब मैं अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की सूरत के अंदर आपको दिखा दूं तो प्यारे बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यानी सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि सेंटर में आपको एक केनाल मिलती है और इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। फिर इसके अराउंड में एक मैटर आपको मिलेगा और उस मैटर को हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर, और इसकी जो शेप होती है ये एच शेप्ड है। शेप के हवाले से अगर आप इसकी बात कीजिए तो ये एच शेप्ड होता है, या आप बोल दीजिए कि ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है। और फिर प्यारे बच्चों इसके अराउंड में वो जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते? यानी उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या? वाइट मैटर। उस स्ट्रक्चर को हम लोग वाइट मैटर कहते। अब आपने बताना है कि ये जो सेंटर में ये जो केनाल है इसे बोलते हैं क्या? सेंट्रल केनाल। और प्यारे बच्चों ये जो बटरफ्लाई शेप्ड एरिया, ये जो बटरफ्लाई शेप्ड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, या ये जो एच शेप्ड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रे मैटर। क्यों कहते अभी देखेंगे। और इसके बाहर की जानिब आपको मिलेगा क्या? वाइट मैटर मिलता है। अब आपसे पूछना ये जो अपर पार्ट है ये कौन सी? ये डोर्सल साइड होगी, और लोअर के हवाले से बताइए तो ये वेंट्रल साइड होती है। अब प्यारे बच्चों ये जो ग्रे मैटर है ये ग्रे किसकी वजह से होता है? ये देख लीजिए, हम कहते ग्रे मैटर की बात कीजिए तो इसके जो पार्ट्स हैं, यानी इसके अंदर क्या होगा? दो बातें। यानी एक तो हम लोग बात करते हैं इसमें कि इसमें आपको मौजूद मिलेंगी कौन? सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। और दूसरा कंपोनेंट इसमें आपको मिलते हैं क्या? नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स मिलते हैं। अब प्यारे बच्चों आइए आपको बताऊं ये जो वाइट मैटर है इसके अंदर आपको क्या मिलता है।
वाइट मैटर के अंदर नेम से इंडिकेट होता है कि कुछ तो वाइट होगा, तो हम कहते हैं वो माइलिन शीथ की वजह से। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे क्या, माइलिनेटेड फाइबर्स मिलते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपने पढ़ लिया, इनसे कुछ नर्व्स अराइज होती हैं। ब्रेन से जो नर्व्स अराइज होती हैं उन्हें हम लोग कहते क्या, क्रेनियल नर्व्स, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो या एंटर हो स्पाइनल कॉर्ड में, उन्हें हम लोग कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। आप बताइए नर्व वैसे किसे कहते, हम कहते हैं बंडल ऑफ डेंड्राइट्स और एक्सोन्स कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू इज नॉन एज नर्व। नर्व किसे कहते, बंडल ऑफ डेंड्राइट्स और एक्सोन्स, इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो डेंड्राइट्स होंगे या एक्सोन्स। तो बंडल ऑफ डेंड्राइट्स और एक्सोन्स कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू इज नॉन एज नर्व। तो जो ब्रेन से निकले उन्हें करेनियल नर्व्स भी बोलते हैं, सेरिब्रल नर्व्स भी बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, जो स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, आसान सी बात है। और जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये कितनी है मैन में, हम कहते हैं 12 पेयर्स होती हैं। 12 पेयर्स बोलिए तो कितनी, 24 होती हैं। और स्पाइनल नर्व्स के हवाले से बात कीजिए तो ये 31 पेयर्स होती हैं, यानी बोलिए तो कितनी, 62 नर्व्स होती हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं इनके अंदर आपको सेंसरी नर्व्स भी मिलेंगी जो सिर्फ रिसेप्टर साइट को सप्लाई होती हैं। और क्रेनियल नर्व्स के अंदर आपको मोटर नर्व्स भी मिलेंगी जिनकी एसोसिएशन इफेक्टर ऑर्गन्स के साथ है। और क्रेनियल नर्व्स के अंदर आपको मिक्स्ड नर्व्स भी मिलती हैं, यानी उसी बंडल में कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो सेंसरी वाले पार्ट को सप्लाई हो रहे होंगे, कुछ इफेक्टर पार्ट को सप्लाई हो रहे होंगे, यानी उनमें सेंसरी नर्व्स भी हों, मोटर नर्व्स भी हों, तो उसे मिक्स्ड नर्व्स कहते। तो क्रेनियल नर्व्स के अंदर कुछ प्योरली सेंसरी नर्व्स हैं, कुछ प्योरली मोटर नर्व्स हैं, और कुछ ऐसी हैं जो मिक्स्ड हैं। लेकिन एमसीक्यू ये है कि ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।